नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे हमारे आईटी जेएसयू की जो दूसरा हमारा पेपर आता है उसमें हमारा आर्मी ने इस बार कौन। तो पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे जो है सामान्य अध्ययन में हमारा क्या क्या सिलेबस यहाँ पर बताया गया था। इस बार जो है हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र जो भारतीय सेना में जो हमारा दूसरा प्रश्न पत्र आता है वो कौन सा होता है, धार्मिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित सभी धर्मों का जो पाठ्यक्रम है उसमें हमारे जो पंडित के लिए हमको क्या क्या पूछा जाएगा वह आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहली वीडियो में आपने समझा कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या होता है और आज हमारा जो है धर्म भाग का जो दूसरा पेपर है जिससे हमारी आईटी जेएसयू की मेरिट बनती है। देखिए आपको पता होगा कि सामान्य अध्ययन हमारा पासिंग होता है, हमें सिर्फ पास करना है, और हमारा ये धर्म भाग जो है जो हमारा दूसरा पेपर है इससे हमारी मेरिट बनती है, इसलिए इसमें हमारे अच्छे से अच्छे नंबर होने चाहिए। तो आज हम समझेंगे कि आर्मी ने अपना पुराना सिलेबस हटा करके जो हमारे धर्म भाग के लिए दूसरे पेपर में जो सिलेबस डाला है उसमें क्या क्या है। द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय थल जो सेना, जो किसका है, ये धर्म शिक्षक का, धर्म शिक्षक। तो जो भी अभ्यर्थी अब अपनी तैयारी कर रहे हैं वह आप जो है अपने नए सिलेबस के हिसाब से करें, पुराने सिलेबस के हिसाब से ना करें। पुराने सिलेबस में से कुछ न कुछ इसमें जो है डाल दिया गया है इस बार, इसमें पुराने सिलेबस का भी कुछ है और कुछ जो है नए सिलेबस से ऐड किया गया है। तो आप जो है पूरा जो है इसे समझ लेंगे अच्छे तरीके से आज कि हमारा आईटी जेएसयू ने जो नया सिलेबस दिया है हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी है। सबसे पहला ये हिंदू धर्म, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें समझाया गया है धार्मिक क्रिया अनुष्ठान। धार्मिक क्रिया अनुष्ठान के बारे में हमें पहले बहुत कुछ पूछा जाता था, लेकिन इस बार आईटी जेएसयू आर्मी ने जो दिया है, हमें क्या क्या दिया है, आज हमें 4-5 चीजें ऐसी दे दी हैं कि हमें इन पर जो है गहन तैयारी करनी है, बहुत अच्छी तैयारी जो करनी है हमें इन 5 चीजों पर करनी है। कौन कौन सी? नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, गृह शांति और हवन। देखिए पहले हमारा जो सिलेबस था वो बहुत ही बृहद था, हमें बड़ी समस्या होती थी कि हम कहाँ से तैयार करें, क्या क्या तैयार करें, क्या क्या तैयार ना करें, कहां से क्या पूछ लिया जाएगा। लेकिन इस बार आपके जो है संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए आर्मी ने ये बहुत ही अच्छा आपको अवसर दिया है कि आपके लिए उन्होंने धार्मिक क्रिया अनुष्ठान से ये डिस्क्राइब करके आपको पूरा दे दिया है कि हम यहां से बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे, अर्थात आपको इन 5 चीजों में से ही अनुष्ठान से संबंधित पूछा जाएगा। जो भी आपके प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, नामकरण से बनेगा। आपको पूछ लिया जाएगा कि नामकरण कैसे किया जाता है, नामकरण कौन से महीने में होना चाहिए, नामकरण से संबंधित जितनी भी जानकारी है ना आप उस जानकारी को जो है इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। तो नामकरण से संबंधित आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि नामकरण कैसे किया जाता है, कैसे नामकरण करना चाहिए। बच्चा हुआ है तो कौन सी तिथि में हुआ, उसका राशि क्या होगी, उसका जन्म चक्र क्या होगा, उसका लग्न चक्र क्या होगा, ये सारी चीजें हम जो है वह मूल में तो नहीं है, मंगली तो नहीं है, नामकरण से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वह आपको तैयार करनी है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नामकरण से छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी जानकारी आपको हमारे इक्ष्वाकु क्लासेस के द्वारा जो नया बैच लाया जा रहा है 23 नवंबर 2023 से, उसमें आपको ये पूरे नए सिलेबस पर ही नया बैच बनाया गया है। तो आपको उसमें यह सब कुछ कराया जाएगा। नामकरण से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वह आपको कोर्स के माध्यम से दी जाएंगी, कोई भी चीज आपकी छोड़ी नहीं जाएगी। तो आप यहां सबसे पहला समझेंगे कि नामकरण के बारे में आपको सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा हमारा यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत क्या होता है, यज्ञोपवीत संस्कार क्या है, हमने YouTube पर भी यज्ञोपवीत से मैंने वीडियो बना करके डाला है, आप वहां से देख सकते हैं। कोर्स में भी हमने कराया है और भी, क्योंकि अब इस बार यज्ञोपवीत क्या है, इंडिविजुअली उन्होंने दिया है, आर्मी ने इंडिविजुअली दिया है कि यज्ञोपवीत के बारे में पूछेंगे, अर्थात हम यज्ञोपवीत की अब गहराई से आपको जानकारी देंगे, छोटी से छोटी चीज पूरा यज्ञोपवीत के बारे में, यज्ञोपवीत कैसा होना चाहिए, कब करना चाहिए, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का यज्ञोपवीत कब किया जाता है, कौन सी उम्र में किया जाता है, यज्ञोपवीत की क्रियाएं क्या है, उसके नियम क्या है, यह सारी चीजें आपको हम जो है आपके हमारे कोर्स में कराएंगे। तो यह आपको अच्छे से जो है तैयार करना है। यज्ञोपवीत हो गया, इसके बारे में आगे बात करेंगे विवाह संस्कार। तो आपको जो है विवाह संस्कार भी अच्छे से तैयार करना है। देखिए आर्मी ने आपको ये 5 चीजें
धार्मिक क्रिया अनुष्ठान में दी हैं, उसमें तीसरे नंबर पर दिया है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार के बारे में भी आपको पूरा तैयार करना होगा कि विवाह कैसे कराया जाता है। सबसे पहला तो विवाह निकालते कैसे हैं। दो व्यक्तियों की, एक मान लीजिए लड़का है एक लड़की है, उसके नाम को मिलाकर के उनकी कुंडलियों को मैच करके उनकी विवाह की तारीख निकालना। उसके बाद में विवाह की क्या क्या क्रियाएं होती हैं, विवाह में क्या क्या करना चाहिए, और विवाह पद्धति हमें कैसे पढ़नी चाहिए, विवाह पद्धति में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, यह सारी चीजें आपको जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत करनी होंगी। सप्तपदी वगैरह, हवन हो गया, ये सारी चीजें आपको वहां पर तैयार करनी है। विवाह संस्कार से संपूर्ण जानकारी, देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने विवाह संस्कार के बारे में आपको पूछ लिया है तो सिर्फ विवाह पद्धति ही आप तैयार करें, ऐसा नहीं है। आपको विवाह संस्कार अर्थात देखिए आरबी में आप जाएंगे, वहां किसी का विवाह भी होगा तो विवाह के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो आपको विवाह से संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले विवाह निकालते कैसे हैं, गुण कैसे मिलाते हैं। दोष तो नहीं आ रहा है, ब्राह्मणों में जैसे नाड़ी दोष देखा जाता है, ठीक है, वैश्यों में गण दोष देखा जाता है, तो इस तरीके से आपको वहां पर देखना है कि दोष कैसे निकालते हैं, गुण कैसे मिलाते हैं, कौन से गुण अच्छे हैं, कौन से गुण अच्छे नहीं हैं, मंगली हैं तो शादी करें कि ना करें, और लग्न चक्र में जो है मंगल कहाँ बैठा है, कौन सा ग्रह मंगल दोष को समाप्त कर रहा है, यह विवाह दोनों का श्रेयस्कर है कि नहीं, इस विवाह को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यह जानकारी आपको कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ये जब जानकारी आप पूरी रखेंगे तो आप विवाह निकालना सीख जाएंगे कि आपकी विवाह की तारीख ये है। और विवाह की तारीख में भी विवाह के हल्दी लगाना, ठीक है, लड़के का जो है लगन टीका चढ़ता है, यह सारी चीजें, परीक्षा होना, यह सारी चीजें भी आपको इसमें सीखनी होंगी, क्योंकि वहां आप प्रैक्टिकली वहां पर जाकर के इन चीजों को करेंगे। वहां पर जाकर के आपको करना है। मान लीजिए आपको बुला लिया जाएगा कि लड़की की लगन छड़नी है, लगन पत्रिका लिखनी है, तो यह चीजें आपको आनी चाहिए। आप कहां से सीखेंगे, लगन पत्रिका कैसे, पीली चिट्ठी कैसे बनाई जाती है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको सीखनी होंगी। हल्दी, मेहंदी, तेल, बान इत्यादि चीजें निकालना, विवाह संस्कार से संबंधित जितनी भी जानकारी है वह आपको प्राप्त करनी है। और यह कहां से प्राप्त होगी, यह आपको मिलेगी इक्ष्वाकु क्लासेस से, जो हम एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं। इसमें छोटी से छोटी चीजें आपके सिलेबस के अनुसार, जो आपका ये सिलेबस है ना, इस सिलेबस के अनुसार आपको एक छोटी से छोटी चीजें तैयार कराएंगे, नामकरण से लेके, यज्ञोपवीत से लेके और विवाह संस्कार से लेकर के, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, उन्होंने पूछा अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है, तो अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित आपको भी जानकारी सारी चीजों की होनी चाहिए कि अंत्येष्टि संस्कार होता, व्यक्ति की मृत्यु होने से और 13वें दिन तक जो अंत्येष्टि संस्कार होता है, 10 गात्र विधि, पिंडदान वगैरह, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है, सैयादान और पिंडदान, तो ये सब चीजें किस प्रकार से होती हैं, किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या सामग्रियां प्रयोग होती हैं, कौन से दिन करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, तो यह जानकारी अंत्येष्टि संस्कार की भी आपको वहां पर होनी चाहिए। प्रैक्टिकली आपको वहां जाकर के करनी है। देखिए थ्योरिकल आप किताबों से पढ़ करके अगर जाते हैं तो आप वहां अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि जैसे आप अंत्येष्टि संस्कार थ्योरिकल पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिकली भी थोड़ा उसे समझें, किसी के साथ जाएं और उसे सीखें, ठीक है, तो अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित जो चीजें होती हैं वह भी आपको विशेष प्रकार से तैयार करनी है। अब बात करेंगे आगे ग्रह शांति और हवन के बारे में। यह तो आपके लिए बहुत ही विशेष है, ग्रह शांति और हवन, क्योंकि देखिए नामकरण कब होगा, जब किसी के बालक होगा घर में तो ही नामकरण कराया जाएगा, ठीक है। यज्ञोपवीत, जब उसकी उम्र आएगी यज्ञोपवीत की तब यज्ञोपवीत होगा, और जीवन में एक ही बार यज्ञोपवीत होता है और एक ही बार हमारा नामकरण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद विवाह संस्कार, विवाह भी एक बार, कभी असुविधा हुई तब जाके कहीं दूसरी बार होता है, और एक बार ही हो जाए तो ही बहुत है आजकल तो, ठीक है। तो विवाह संस्कार जो है जब होता है तो विवाह संस्कार भी जीवन में ज्यादातर हमारे हिंदू धर्म में एक ही बार होता है, तो विवाह संस्कार के बारे में आपको एक ही बार होगा। अंत्येष्टि संस्कार भी, ये तो आपको पता ही है, ये भी एक ही बार होगा, ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति 4 बार मरेगा, एक ही बार मरना है जीवन में तो एक ही बार होगा। तो इसमें चारों के अलावा विशेष ये है ग्रह शांति और हवन, ये जीवन में एक एक बार होने वाली चीजें, ये एक बार होगी, ठीक है, ये भी एक बार होगी, विवाह संस्कार भी एक बार होगा
और अंत्येष्टि संस्कार भी एक बार होगा। हो सकता है कि विवाह संस्कार 2 बार हो जाए, लेकिन ये तीनों चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो आगे आगे क्या हुआ, ग्रह शांति और हवन। ये ग्रह शांति और हवन तो व्यक्ति देखिए नया घर लेगा तो आपको बुलाएगा कि हमारे घर में जो है ग्रह शांति हवन कर दीजिए, ठीक है। और कहीं किराए पर किराए से दूसरे किराए में जा रहा है, चेंज कर रहा है, तो भी आपको किसी की नई पोस्टिंग आई, मान लीजिए कोई अधिकारी आया या कोई जीडी वाला आया, किसी की नई पोस्टिंग आ रही है और वो फैमिली के साथ जब रहने के लिए आता है ना, तो वह अपने घर की जो है ग्रह शांति हवन कराता ही है, घर में एक हवन कराता ही है। तो यह ग्रह शांति हवन आपको बार बार करने के लिए मिलेगा, प्रतिदिन भी मिल सकता है, महीने में 20 बार भी मिल सकता है, यह आपको बार बार करने के लिए प्राप्त होगी। तो इसको आपको विशेष तरीके से ग्रह शांति और हवन आपको एकदम विशेष तरीके से अच्छे तरीके से तैयार करना है, जिससे कि आप जो है सामने वाले व्यक्ति को संतुष्ट कर सकें। देखिए हमारी वाक्य पटुता और कार्य करने की शैली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति एकदम उसको अच्छा लगे और दूसरी बार आप ही को आग्रह करे बुलाने के लिए, ठीक है ना। तो इतना अच्छे तरीके से आप अपना तैयार करिए कि कोई भी आपको असुविधा होनी नहीं चाहिए। आप मतलब वहां पर आपको पूछा जाए तो आप तुरंत उस चीज का जवाब दें, क्योंकि जब आर्मी में कोई भी ऐसी घटनाएं होंगी, नामकरण से संबंधित कुछ कार्य होगा या यज्ञोपवीत से संबंधित कोई कार्य होगा या विवाह संस्कार से संबंधित कोई कार्य होगा या अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित या ग्रह शांति और हवन से संबंधित कोई कार्य होगा, तो आरटीजीएसयू को याद किया जाता है, तो आपको वहां पर जो है स्पेशली बुलाया जाएगा। तो ये जो है आपके धर्म शिक्षक के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए धार्मिक क्रिया अनुष्ठान में जो 5 चीजें हमको मिली हैं, यह विशेष रूप से हैं, तो आप इनको अच्छे से जो है तैयार कर लें। नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार, ग्रह शांति और, तो ये आपको 5 चीजें उन्होंने एकदम डिस्क्राइब करके दे दी हैं कि इन पर जो है विशेष पकड़ करके अपनी वहां पर आइए, आप जो है अच्छे से इसको यहाँ 5 चीजों को आप तैयार करके आइए। ये आपके लिए 5 चीज हो गई धार्मिक क्रिया और अनुष्ठान से। आगे बात करेंगे जो हमारे पुराने सिलेबस से थोड़ा बहुत लिया गया है इस बार, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। वो क्या है, हिंदू धर्म के ग्रंथ। दूसरा हमारा जो है ये हिंदू धर्म, कौन कौन से हिंदू धर्म के, उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं, रामचरितमानस, गीता, उपनिषद, महाभारत, पुराण आदि। इसमें वेद भी हो सकता है कि आपको वेद से ही पूछा जाए, हम आपको कोर्स में कंप्लीट करा के देंगे। तो इसमें आपको हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, यह आपके पुराने सिलेबस में भी था। आपको पुराने सिलेबस में रामचरितमानस से ही पूछा जाता था, आपकी गीता, उपनिषद से और महाभारत से भी आपको, और अब आपके 18 पुराणों से भी आपको पूछ लिया जाता था। पुराणों की संख्या, पुराणों का संक्षिप्त परिचय और कोई भी एक जो है आपको वाक्य दे करके पूछ लिया जाता था कि यह कौन से पुराण में दिया गया है। तो ये हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ से, तो ये आपके पुराने सिलेबस से ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको जो है गहराई से तैयारी करनी होगी, जो आपको सिलेबस में हमारे कोर्स में कराई जाएगी। और आगे बात करेंगे प्रवचन। तीसरे नंबर पर इन्होंने दिया है प्रवचन, देश के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्योहार। देखिए देश के राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, कुछ हमारे क्षेत्र के भी इंडिविजुअल क्षेत्र के त्योहार होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे बिहार का छठ हो गया, ठीक है, तमिलनाडु का जो है पोंगल हो गया, और आपका पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है। हमारे ब्रज क्षेत्र में जो है ब्रज की होली फेमस है। तो ऐसे हमारे क्षेत्र के भी कुछ त्योहार होते हैं, उन क्षेत्र के त्योहारों पर भी आपको प्रवचन देना आना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय, ये जो देश के राष्ट्रीय पूछ रहे हैं, इन पर भी, जैसे महाशिवरात्रि हो गई, ठीक है, जन्माष्टमी हो गई, इन पर भी आपको प्रवचन देना आना चाहिए। मान लीजिए कि आप जेसीओ बन गए हैं और वहां मंदिर में जो है शिवरात्रि का पावन पर्व आया, तो शिवरात्रि पर आपको वहां पर एक प्रवचन आधे 1 घंटे का मान लीजिए आपको रखना चाहिए, जिसमें आपको जीडी वालों को सभी को बिठा करके एक प्रवचन देना चाहिए कि शिवरात्रि से क्या महत्वता होती है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि किसको समर्पित है और शिवरात्रि मनाने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको वहां पर एक प्रवचन के तौर में एक वाक्य पटुता, एक अच्छी शैली के साथ उनके सामने जो है परोसना है, जिससे उनको लगे कि हाँ शिवरात्रि हमें मनानी चाहिए। और जो नास्तिक हैं वह भी जो है, उनका झुकाव भी जो है ईश्वर के प्रति आ जाए। तो इस प्रकार से आपका प्रवचन में बहुत ही अच्छी शैली आपकी होनी चाहिए। और ये शैली कब आएगी, जब आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो आपको अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करने के बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए बोलने की, थोड़ा सा प्रयास करिए, अभी से प्रयास प्रारंभ कर दीजिए। देखिए मान लीजिए आपने थोड़ा सा कुछ याद किया, कोई प्रवचन थोड़ा सा याद किया है, स्टार्टिंग में आप टूटा फूटा भी याद करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जन्म से कोई जो है पेट से सीख के नहीं आता है, ठीक है ना, और जन्म लेते ही कोई बोलने नहीं लगता है, तो आप धीरे धीरे ही बोलेंगे। थोड़ा सा मान लीजिए आपने कोई नोट्स बनाया, जैसे शिवरात्रि के ऊपर ही लेते हैं, आपने जो है 10 लाइन का एक नोट अपने हिसाब से तैयार करिए, कहीं से निकालिए, किताबों से निकालिए, गूगल से निकालिए, यूट्यूब से निकालिए, वहां से निकालिए या अपना दिमाग लगाइए, तो थोड़ा सा बनाइए। और बनाने के बाद कहीं बाहर नहीं सुनाना है, घर वालों को बिठा करके, 2-4 घर में लोग होंगे, माताजी पिताजी भाई बहन भाभी, सबको इकट्ठा करके बिठाइए और निसंकोच उनके सामने बैठ करके उस प्रवचन को देने का प्रयास करिए। देखिए जब आप अपने घर वालों के सामने प्रवचन देना प्रारंभ कर देंगे ना, तो आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सामने प्रवचन दे लेंगे, क्योंकि जब हमारे सामने जब हमारे अपने बैठे होते हैं तो ये हमारे पैर कांपने लगते हैं, ठीक है। तो आप प्रयास करें, सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करें, फिर पड़ोसियों को शामिल करें, फिर गांव को शामिल करें, फिर जगह जगह स्कूल विद्यालय जहां भी मौका मिले, 15 अगस्त 26 जनवरी आप जाएं और उनको 26 जनवरी का अवसर है तो 26 जनवरी के बारे में वहां बोलें, 15 अगस्त का अवसर है 15 अगस्त के बारे में बोलें, जो भी अवसर है वहां बोलना प्रारंभ करिए, क्योंकि आपको आरटीजेसीओ बनने के बाद में वहां पर बोलना है, चुप नहीं बैठना है। जीडी वाले नहीं है आपके वहां जाएंगे गन लेकर के खड़े रहेंगे, ठीक है। आप वहां पर एक टीचर बनकर के जा रहे हैं, रिलीजियस धार्मिक टीचर, तो वहां पर एक आपको शिक्षक होना चाहिए, आपको शिक्षाएं देनी है, किसी भी व्यक्ति को देनी पड़ सकती है। कोई बीमार व्यक्ति है उसको शिक्षा देनी पड़ेगी, मान लीजिए कोई जीडी वाला बहुत परेशान है तो उसको भी आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, बुझाना पड़ेगा। लेकिन आप समझाएंगे कैसे, जब आपके पास में कुछ मसाला होगा समझाने के लिए तो ही समझाएंगे ना। तो इसलिए पहले अपने अंदर कुछ ऐसा बारूद भरिए कि आप अपने सामने वाले को अच्छे से समझा सकें, उसे प्रेरणा दे सकें, उसे प्रवचन दे सकें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रवचन देश के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्योहारों पर। तो सभी त्योहारों पर आपको जो है प्रवचन तैयार करना है। आपको प्रवचन तैयार नहीं करना आ रहा है तो हम आपको ये कोर्स में कराएंगे, पूरा एक एक त्योहार का एक एक प्रवचन कैसे आपको वहां पर देना है, यह हमारे आपको कोर्स में संपूर्ण कराया जाता है, ठीक है। आइए आगे समझेंगे हम। ये चौथा इन्होंने पूछा है प्रेरणा। प्रेरणा पर प्रश्न पत्र सभी धर्मों के लिए समान होगा, इसमें शामिल होगा, अर्थात जो हमारे सभी धर्म है आरटीजेसीओ में आपको पता होगा कि इसमें मौलवी और ईसाई पादरी का जो निकलता है, मौलवी का मोमडन मुसलमान की तरफ से निकलता है और आपका सिखों की तरफ से भी निकलता है और आप हमारा हिंदू धर्म में पंडित के लिए निकलता है। तो इसमें सभी धर्मों के लिए यह जो है समान होगा। कौन सा? प्रेरणा वाला जो प्रश्न पत्र है यह सभी धर्मों के लिए समान होगा। इसमें सभी को जो है एक ही प्रश्न आ जाएगा, सबको एक जैसी प्रेरणाएं आनी चाहिए, क्योंकि देखिए परेशान तो मोमडन भी, हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं और सिख भी होते हैं। इसलिए जो भी परेशान होगा तो उसको आपको प्रेरणा देनी है, तरीके से देनी है और किस किस पर देनी है यह आपको आरटीजेसीओ ने यहाँ पर डिफाइन करके दिया है कि आपको अच्छी अपनी रखनी है, पकड़ अच्छी रखनी है। इससे भी ज्यादा तैयारी करके जाइए, तब आप इसको अपना वहां पर कंप्लीट कर पाएंगे। तो समझेंगे कि प्रेरणा जो सभी धर्मों के लिए अनिवार्य है, इसमें आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है ये नए सिलेबस के अनुसार समझेंगे। सबसे पहले अच्छी नागरिकता पर प्रेरणा, मूल्य और नैतिकता। अच्छी नागरिकता पर प्रेरणा, मान लीजिए आपको वहां पर जो है ये पूछ लिया जाएगा कि अच्छे नागरिक की प्रेरणा बताइए, अच्छा नागरिक कैसा होना चाहिए, एक अच्छा नागरिक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो वह आपको वहां पर बताने हैं। अब ये तैयारी आप नहीं करके जाएंगे तो वहां पर क्या क्या आप उत्तर देंगे, तो ये चीजें आपको पहले से तैयार करके जानी है। अच्छे सैनिक बनने की प्रेरणा, मान लीजिए आप जो है सैनिकों को प्रेरणा दे रहे हैं, उनको प्रवचन दे रहे हैं, तो उनको एक अच्छा सैनिक कैसे बनना चाहिए, उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, वह गुण वो कैसे अपने अंदर जो है क्रिएट करें, उनको बताने के लिए आपके पास में कुछ होना चाहिए। यह कहाँ से मिलेगा? यह आपको गीता से मिल सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के बीच में जो है अर्जुन को इतना उपदेश ज्ञान दे दिया, इतना बारूद भर दिया कि अर्जुन ने जो है कौरवों की बैंड बजा दी। तो आपको ये पहले से आपके अंदर होना, आप उनको समझा सकें कि आप सैनिक कैसे, अच्छे सैनिक कैसे बनेंगे, तो आप उन्हें समझाएंगे तो ही वह उस पथ पर चल सकते हैं। लेकिन यह पहले आपको सीखना पड़ेगा कि अच्छे सैनिक बनने की प्रेरणा आप कैसे देंगे। व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र
दोनों चीजों को यहां पर इन्होंने जोड़ दिया है आर्मी वालों ने, देखिए व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र को लेकर के दोनों चीजें, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और तीसरे नंबर पर आपको यहां पूछ लिया है स्वयं से पहले सेवा की प्रेरणा। ठीक है, स्वयं से पहले, अपने से पहले दूसरे की सेवा की प्रेरणा। जैसे कि हम भोजन करते हैं और भोजन करते समय मान लीजिए कोई आ जाता है तो हम पूछते हैं ना कि भोजन कर लीजिए, तो ये एक गुण है हमारे अंदर कि हम स्वयं करने से पहले दूसरे को पूछ रहे हैं, तो ये हमारे स्वयं से पहले दूसरे की सेवा की प्रेरणा हमें कैसे आनी चाहिए, हम ये दूसरों को कैसे सिखाएंगे, उनको हमें कैसे बताना है, कैसे समझाना है, उनके दिमाग में इस चीज को, इस बात को कैसे सेट करना है, यह आपको आना चाहिए, तो ही आप JCORT बनने के लायक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेवा की प्रेरणा, खेल भावना प्रेरणा, खेल भावना पर प्रेरणा। ठीक है, तीसरा आपको पूछा है युद्ध संचालन के समय प्रेरणा। मान लीजिए युद्ध का समय आ गया है, ठीक है, जैसे अभी चल भी रहा है युद्ध जो है, भारत से नहीं चल रहा, अन्य देशों में चल रहा है, लेकिन मान के चलिए कि ऐसा कोई अवसर आ जाए, ऐसी कोई घटना हो जाए कि युद्ध का जो है समय आ जाए और युद्ध में भारत को जाना पड़े, तो युद्ध के समय सभी सैनिक तैयारी करते हैं, तो उस तैयारी के समय आपका वहां पर क्या रोल होगा, आप उनको देंगे युद्ध की तैयारी के लिए, युद्ध के संचालन के लिए, तो आपको जो है उन्हें क्या प्रेरणा देनी है, यह भी आपको आना चाहिए। और हमारा है चौथा, पांचवा व्यसन एवं मुक्ति पर परामर्श। देखिए कुछ सैनिक ऐसे होते हैं, कुछ कि पहले से ही वह व्यसन कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि नौकरी लगने के बाद वह व्यसन में पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन व्यसन में वह इतना डूब जाते हैं कि वह अपने कार्यशैली को बिगाड़ चुके होते हैं, और कार्यशैली उनकी बहुत खराब हो रही होती है, तो उस व्यसन से उनके घर वाले भी परेशान होते हैं। घर वाले आपसे संपर्क करेंगे कि आप कुछ बताएं, इनके व्यसन से मुक्ति का परामर्श दें इनको कि कैसे इस व्यसन से छूट। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए कि आप उन्हें समझा सकें। इतनी अच्छी आपकी शैली, इतने अच्छे आपके वाक्य, उन वाक्यों में इतना दम होना चाहिए कि उस व्यक्ति को एकदम लगे कि मुझे छोड़ देना चाहिए। आप जब बोलें तो उसको वो शब्द जो है लगने चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर उधर का बस बोल करके आपने जो है बोल दिया, अरे साहब छोड़ दीजिए, बेकार है, पैसे की बर्बादी हुई है। इनसे नहीं होना है, कुछ ऐसा बोलिए कि उस व्यक्ति को लगे। शब्द ही दूसरे व्यक्ति को जो है बदल देते हैं। देखिए शब्द ऐसे होते हैं कि शब्द बहुत कुछ बदल देते हैं। ठीक है, तो शब्दों के आधार पर व्यक्ति का जीवन का बदलाव हो जाता है कि हम उसको किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं। तो शब्दों में इतनी जान होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति बदलने के लिए तैयार हो जाए, कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। शब्दों में इतनी जान होनी चाहिए। और शब्दों में कैसे जान होती है समझिए। एक बार एक व्यक्ति जो है भीख मांग रहा था, तो उसने बोर्ड लगाया था, बोर्ड पे लिखा था कि मैं अंधा हूं, मेरी मदद कीजिए। तो सुबह से शाम तक कटोरा लेकर के बैठा था, किसी ने 1 रुपया तक नहीं डाला। लेकिन शाम को एक व्यक्ति वहां से निकला और उसने कहा कि देखिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके इस बोर्ड पर लिखे हुए को थोड़ा सा बदलना चाहता हूं, जिससे आपकी थोड़ी मदद होगी। तो उसने बोर्ड को लिया और उससे मिटा करके उस पर कुछ लाइनें लिखी और वह चला गया। अब दूसरे दिन जब लोगों ने उस बोर्ड को देखा तो उसको पैसा देना प्रारंभ कर दिया, कटोरा भर गया चकाचक एकदम। तो शाम के समय जब वो व्यक्ति वहां से निकला तो उसकी कदमों की आहट से उसने पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति है। तो उसने पूछा कि आपने मेरे बोर्ड पर ऐसा क्या लिखा कि लोगों ने मुझे देना प्रारंभ कर दिया? तो उसने कहा कि मैंने कुछ इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया, आपने लिखा था कि मैं अंधा हूं, आप मेरी मदद कीजिए, लेकिन मैंने इस पर लिख दिया कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता हूं। तो उससे पढ़ने वाले व्यक्ति की जो भावना है ना, वो जागृत हो जाती है देने के लिए। तो शब्दों में इतनी जान होनी चाहिए कि आप दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल दें। अगर वो व्यसन में डूबा हुआ है तो आपके पास ऐसी शैली, ऐसा प्रवचन, ऐसी वो होनी चाहिए, शब्दों में जान होनी चाहिए कि वह बदलने के लिए मजबूर हो जाए, उस चीज को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो व्यसन एवं मुक्ति पर परामर्श आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से सीखनी है। अब हमारा छठवां है बीमार व्यक्तियों को परामर्श देना। 1 2 3 4 5 6 7वां, क्षमा कीजिए, ये 7वां है, बीमार व्यक्तियों को परामर्श देना। मान लीजिए बीमार पड़े हुए हैं कुछ व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में है और वहां पर आप गए तो उन्हें परामर्श देना। बीमार व्यक्ति जो है हताश हो जाता है। देखिए बीमार पड़ा हुआ है, परिवार वाले कभी कभी मिलने के लिए आते हैं, हताश है, क्या करूं क्या ना करूं, बीमार है, तो वह हताश और निराश की ओर चला जाता है। तो आपको
को ऐसा एक प्रवचन देना है, ऐसी चीजें समझानी है कि उनकी दोबारा से जीने की इच्छाएं प्रकट हो जाएं, प्रबल हो जाए, कार्य करने की क्षमता उनके अंदर दुगनी हो जाए और वह जल्दी से ठीक होने लगे। तो ये हम समझते हैं। अगला जो हमारा है, कैदियों को परामर्श देना। अब तक आप समझ चुके हैं कि अच्छे सैनिक बनने की प्रेरणा क्या होती है, स्वयं से पहले सेवा की प्रेरणा क्या होती है, खेल भावना पर प्रेरणा, युद्ध संचालन के समय प्रेरणा, व्यसन एवं मुक्ति पर परामर्श और बीमार व्यक्तियों को परामर्श देने की प्रेरणा या परामर्श देना। तो यहाँ तक हम जो है समझ चुके हैं कि ये चीजें हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए अगर आप एक आरटीजीसीओ बनना चाहते हैं तो। अब आगे हम समझेंगे कि कैदियों को परामर्श देना। देखिए, मान लीजिए कि वहां पर कैदी भी आपको जो है ऐसा होगा कि आरटीजीसीओ बुलाया जाएगा और आपको कैदियों को परामर्श देने के लिए भी कहा जाएगा। तो कैदियों को भी आपको समझाना है कि आपने पूर्व में जो भी ऐसे गलत कार्य किए जिसके कारण आप यहाँ पर कैदी बन करके रह रहे हैं, तो उन चीजों को उन्हें समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा इतिहास उठाना पड़ेगा, इतिहास से उन्हें समझाना पड़ेगा कि वाल्मीकि जी भी देखिए एक डाकू थे, लेकिन उन्होंने भी अच्छी संगति पा करके और अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन का बदलाव किया और आज जन जन में उनका नाम है और रामायण जैसा जो है ग्रंथ उन्होंने लिख दिया, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष क्या पूरे हमारे दुनिया में जो है जिसके ऊपर बहुत ही भाष्य लिखे गए हैं। और सबसे प्रिय ग्रंथ जो हमारे ग्रामीण में माना जाता है वह रामायण और रामचरितमानस ही माना जाता है। तो ऐसा उन्होंने अपने जीवन को बदल लिया था। तो हमें कैदियों को भी ऐसा परामर्श देना है कि वह अपने जीवन में आगे की ओर कुछ अच्छा सोचें, अच्छे विचारों से जिएं और अपने वहां से उस नरक में जीवन से निकाल करके एक बहुत अच्छे उसमें समय में जा सके। दूसरा हमारा आगे हम समझेंगे पारिवारिक रिश्तों पर परामर्श। देखिए, ऐसा भी आरटीजीसीओ के सामने कई बार आपके सामने ऐसी समस्या आएंगी कि आपको पारिवारिक रिश्तों पर भी परामर्श देना होगा, क्योंकि जहां पर आप रहेंगे आरटीजीसीओ जिस कैंट में आपको जो है रखा जाएगा, मंदिर पर आप रहेंगे, वहां पर भी जीडी वाले परिवार सहित या बहुत सारे ब्रिगेडियर सूबेदार ये भी आपके परिवार सहित वहां पर रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी का झगड़ा हो गया, बच्चे पिता से परेशान है, माता से परेशान है, तो पारिवारिक समस्याएं जब आपके सामने आएंगी तो आपको उनको भी जो है समझाना है। पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पत्नी ने आपको बताया कि मेरा पति से झगड़ा चल रहा है, आपको दोनों को बिठाना है, उन्हें समझाना है उनके जीवन का मूल्य क्या है, उनकी नैतिकता क्या है, पति के क्या कर्तव्य होने चाहिए पत्नी के लिए और पत्नी के कर्तव्य पति के लिए क्या होने चाहिए, या दोनों के कर्तव्य अपने बच्चों के लिए क्या होने चाहिए, या बच्चों के कर्तव्य माता पिता के लिए क्या होने चाहिए। यह चीजें आपको उन्हें समझानी होंगी जिससे कि परिवार के जो रिश्ते हैं वह टूटे नहीं, बने रहें, क्योंकि रिश्ते बहुत ही मुश्किल से बनते हैं। इन्हें संजोए रखना, इन्हें बनाए रखना बड़ा ही कठिन कार्य है। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे बच्चों पर परामर्श। कुछ ऐसे भी आपके सामने जो है प्रश्न आएंगे कि मान लीजिए कोई जीडी वाला आपके पास आएगा, कहेगा मैं बच्चों से बड़ा परेशान हो गया हूँ, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। इस समय का जो दौर चल रहा है उसे देख करके समझेंगे, बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ट्यूशन अच्छे से नहीं करते हैं, इस बार फेल हो गए, कम नंबर आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों के साथ वह आपके सामने लेकर के आएगा। तो आपको उन्हें समझाना है, बच्चे को बुलाना है, बच्चे को भी आपको समझाना है कि छोटी छोटी उम्र में जो है पहले विवेकानंद जी का उदाहरण देकर के, बहुत सारे दयानंद सरस्वती का उदाहरण देकर के, कि इन्होंने देखिए अपने जीवन में कितनी मेहनत की, इनके पास संसाधन नहीं थे लेकिन इन्होंने अपने जीवन को ब्राइट कर लिया, इनका फ्यूचर इतना अच्छा हो गया। तो आप भी, आपके पास संसाधन है, आपके पिता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तनख्वाह मिलती है, अच्छा पैसा आ रहा है, तो आपके पास संसाधन होते हुए भी आप नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे कुछ उदाहरण लेकर के आपको बच्चों को समझाना है कि वह अपने गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते पर आए, अपनी गलत संगति को त्याग करके अच्छी संगति में आए और अपने जीवन को बना करके अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो आपको वहां पर बच्चों को भी परामर्श देना होगा जिससे कि आप माता पिता की समस्याओं को दूर कर सकें, क्योंकि बच्चों की टेंशन अगर किसी के दिमाग में रहती है तो वह सैनिक अपनी ड्यूटी भी अच्छे तरीके से नहीं निभा पाएगा। ये चीजें एक दूसरे से वहां पर कनेक्टिव रहेंगी, आप उनके परिवार को अच्छा संदेश देकर के खुश रख पाएंगे तो वह सैनिक खुश होकर के आपके बॉर्डर पर एक अच्छा काम कर पाएगा। इसीलिए एक आरटीजीसीओ को आर्मी में रखा जाता है कि वह इन चीजों को अच्छे तरीके से सैनिकों को समझा सके। तो अच्छी नागरिकता एवं प्रेरणा, अच्छे सैनिक बनने की प्रेरणा, स्वयं से पहले सेवा की प्रेरणा, खेल भावना पर प्रेरणा, युद्ध संचालन के समय प्रेरणा, व्यसन एवं मुक्ति पर परामर्श, बीमार व्यक्तियों को परामर्श देना, कैदियों को परामर्श देना, पारिवारिक रिश्तों पर परामर्श और बच्चों को परामर्श। तो ये हमारा हो गया द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका आरटीजीसीओ में
पूछा जाएगा। तो आप देखिए, पहला प्रश्न पत्र पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, दूसरा प्रश्न पत्र के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यह दोनों प्रश्न पत्रों के साथ में अगली वीडियो जो रहेगी वह आपका जो इंटरव्यू है, जो आपका साक्षात्कार होगा, उस साक्षात्कार में आपका क्या सिलेबस आर्मी ने रखा है वह सिलेबस भी मैं आपको अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा आपके लिए। तो इन तीनों वीडियो को आप अच्छे तरीके से नोट कर लें और इसी आप जो है सिलेबस पर तैयारी अपना करना प्रारंभ कर दीजिए। इन तीनों को मिला करके कंबाइंड एक हमारा जो है कोर्स लॉन्च हो रहा है 23 नवंबर 2023 को, जिसमें नए सिलेबस के साथ सामान्य अध्ययन, आपका वैदिक भाग, मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ों को कवर करते हुए एक कोर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो 23 नवंबर से लॉन्च होने वाला है। इक्ष्वाकु क्लासेस एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड करें और वहां से अपना कोर्स ज्वाइन करके अपनी भारतीय थल सेना में धर्म शिक्षक बनने का सपना साकार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।